अफसाना जमगूरा अल फ्रेम। अफसाना निगार सुरिंदर प्रकाश। उस लड़की में 3 शख्सियतें गलत मलत हो गई थी। एक मेरी उस रिश्ते की बहन की जो रात गए तक मेरे साथ बैठी शतरंज खेला करती, हत्ता कि उसके सब घर वाले सो जाते और उनके खर्राटों की आवाज से तूलो अर्ज गूंज उठता। तब वो बड़ी खुमार आलूद नजरों से मेरी तरफ देखती और फिर अंगड़ाई तोड़कर अपनी दाईं बाह एक झटके से मेरी तरफ बढ़ाती और अपने हाथ की पहली 2 उंगलियां खोल देती। मैं अपने होक्के की नय उनमें अटका देता। उसके होंठों पर बड़ी पुरस्कार प्यासी मुस्कुराहट फैल जाती और वो नय को अपने होंठों तक ले जाती। हल्के हल्के 2-3 कश लगाती और फिर नागन की तरह सिसकारियां भरते हुए धुआं छोड़ती हुई कहती, मजा आता है, उफ, बड़ा मजा आता है। दूसरी मेरी महबूबा थी जो मुझसे हमेशा रूहानी मोहब्बत की तलबगार रहती और इस बात पर इसरार करती कि मैं यूनान के उस शायर की तरह उससे मोहब्बत करूं जो अपनी महबूबा के करीब पहुंचकर अपना जिस्म त्याग दिया करता है। तीसरी वो खुद थी। इस बात को 3 सदियां बीत चुकी हैं और जमगूरा अल फ्रेम वैसे का वैसा ही है। जमगूरा अल फ्रेम अगर कमरा था तो यकीन जानिए बड़ा ही उदास और वीरान कमरा था। सामने वाली दीवार पर 2 खिड़कियां थीं जो दूसरी तरफ दूर दूर तक फैले हुए जंगल में खुलती थीं। दोनों खिड़कियों के दरमियान एक कबर्ड था जिसके एक पट के साथ पुरानी वजह का एक ताला लगा हुआ था और पट बंद था। दूसरा पट टूटकर नीचे लटक रहा था। कबर्ड में रखी हुई तमाम चीजें नजर आ रही थी और तमाम चीजों पर बेइंतहा गर्द पड़ी हुई थी और कोनों में जावजा जाले लटक रहे थे। वो चीजें मट्टी और धात के कुछ बर्तन थे जिन पर अजीबो-गरीब नक्श कंदा थे और बिल्कुल दरमियान में बैल का एक कटा हुआ सर रखा था जिसकी खुली हुई आंखें बड़ी हैबतनाक लग रही थी। कबर्ड और खिड़कियों के आगे एक बड़ी सी मसहरी पड़ी थी जिसके बिछोने के कपड़े में लाइंतहा धूल थी और बेशुमार सिलवटें। दाएं दीवार के साथ एक पुराना शिकस्ता मेज पड़ा था जिसके पाए अच्छे खासे सुतूनों जैसे थे जिन पर तरह तरह के नक्श खुदे हुए थे और मर्दों और औरतों की शबीहें बनी हुई थीं। मेज के ऊपर मोटी मोटी हाथ से लिखी हुई किताबें बिखरी पड़ी थी। कहते हैं 3 सदी पहले कुछ लोग यहां आए थे और वो जमगूरा अल फ्रेम में दाखिल हुए। उन्होंने यहां खाना पकाया और मसहरी पर कुछ खेती बाड़ी की। किसी ने उन्हें बाहर जाते नहीं देखा मगर अब वो अंदर भी नहीं है। दलील ये है कि वो अपने जिस्मों से नंगे थे। उनकी चमड़ी सूख कर चटक गई और हड्डियां धूल बनकर उड़ गईं। खिड़कियों के बाहर दूर दूर तक फैले हुए जंगल के किनारे का एक फव्वारा था जो अब बिल्कुल सूख चुका है, जिसमें से अब पिघली हुई चांदी जैसा पानी नहीं उछलता और कतरे मोतियों की तरह नहीं बिखरते। फव्वारे के पास ही टुंड मुंड जमीन पर एक खारिश ज़दा कुतिया बैठी अपना कान खुजाती रहती है
और कभी कभार खिड़कियों की तरफ देखकर बड़ी दिलदोज आवाज में भौंक देती है। जमगूरा अल-फ्रेम उदास और वीरान है। उसके फर्श पर एक लाश रखी है जिसका अंग अंग कटा हुआ है और खून के धब्बों से सारा फर्श स्याही माइल हो गया है। मुर्दा जिस्म के कई हिस्से गायब हैं। पुरानी किताबें जो मेज पर रखी हैं, उनमें से एक पुरानी किताब जिसे अभी दीमक ने अच्छी तरह चट नहीं किया है, में लिखा है कि खिड़की के नीचे फव्वारे के पास बैठी खारिश ज़दा कुतिया ने मेरे जिस्म के कई हिस्से भभोड़ कर खा लिए हैं और अभी और हिस्सा मिलने की उम्मीद में बैठी अपने कान खुजा रही है। मैं उस लड़की की तलाश में जो 3 सदियां पहले मुझसे बिछड़ गई थी यहां तक निकल आया हूं। दरवाजा शायद मेरे ही इंतजार में खुला हुआ था। कमरे में दाखिल होते ही अजब नागवार सी बदबू नथनों में घुसी थी। मैं लपक कर बाहर पलटा, कॉरिडोर में से होकर कहीं और जाना चाहा। काफी मुसाफत तय की, कई गुलाम गर्दिशें, गलियां और गलियारे उबूर किए और बड़ी मुश्किल से किसी कमरे का दरवाजा दिखाई दिया। मैं झट से अंदर घुस गया, मगर मेरी हैरानी की इंतहा ना रही कि ये वही कमरा था जिसके ताउफ़ुन से घबराकर मैं बाहर भागा था। तेज बदबू ने मेरे दिमाग को अपने पंजों में जकड़ लिया। मैं फिर बाहर को भागा, फिर गलियारों में भटकता रहा, हत्ता कि भाग भाग कर मेरा दम फूल गया। मेरी पिंडलियों की नसें उभर आई और मैं हाँफता हुआ आखिरकार एक कमरे में दाखिल हुआ। और ये फिर वही कमरा था। मैंने ये अमल 7 बार दोहराया और 7 बार मैं इस कमरे की कैद से रिहाई पाने में नाकाम रहा। आखिर मुझे मानना पड़ा कि ये वाकई जमगूरा अल-फ्रेम है। अब इसके सिवा कोई चारा ना था कि मैं खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाऊं ताकि ताज़ा हवा उस ताफुन भरी बू से मुझे महफूज रखे। नीचे एक कंवल के फूल से मुशाबा फव्वारा था जो काफी अरसे से सूखा पड़ा था। इर्द गिर्द सूखी हुई और जली हुई झाड़ियां थीं, टुंड मुंड दरख्त थे, उजड़ी उजड़ी सी जमीन थी और मट्टी मट्टी सी रविशें थीं जिनसे ये अंदाजा होता था कि ये कभी चमन रहा होगा। फव्वारे से पिघली हुई चांदी जैसा पानी उछलकर मोतियों की तरह बिखर जाता होगा और जली हुई झाड़ियों पर रंगारंग फूल मुस्कुराते होंगे और दरख्तों के पत्तों पर से खुश रंग चुड़ियां उड़कर फव्वारे के पानी में अपनी चोंचें डिबोकर फिर दरख्तों के पत्तों में गुम हो जाती होंगी। ये माजी है, ये माजी है, ये माजी है। एक तरफ से आवाज आई। मैंने गर्दन बढ़ाकर उस तरफ देखा तो ये पता चला कि ये कोई इंसानी आवाज न थी, बल्कि कोई बेचेहरा आदमी पुरानी खड़खड़ाती साइकिल चलाता हुआ इधर आ रहा था और यह आवाज उस साइकिल के ढीले पहियों और गैर मुतहर्रिक पुर्जों की रगड़ से पैदा हो रही थी। बेचेहरा आदमी जब खिड़की के बिल्कुल नीचे, मेरे बिल्कुल सामने और खारिश ज़दा कुतिया के बिल्कुल करीब आया तो उसके साइकिल की चेन उतर गई। कुतिया ने एक बार गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा और फिर बेएतनाई से मुंह फेर लिया और अपने अगले दाएं पंजे से कान खुजाना शुरू कर दिया। मुझे वहां खड़े खड़े रात हो गई। सारा जंगल अंधेरे में डूब गया। साइकिल वाला बेचारा आदमी वापस जंगल में घुस गया और उसके साइकिल की खड़खड़ाहट दूर तक सुनाई देती रही।
फव्वारे पर एक चील आकर बैठ गई और फिर गर्दन सिकोड़ कर ऊँघने लगी। कुतिया ने सर हिलाकर कान फड़फड़ाए और फिर फव्वारे के इर्द गिर्द टहलने लगी। दूर जंगल से अजीब अजीब तरह की आवाजें आने लगी। कभी किसी जानवर के रोने की आवाज, कभी किसी औरत के बैनों की आवाज, कभी किसी बादशाह के लश्कर गुजरने का शोर। मुझे खड़े खड़े ये सब सुनना पड़ा। कमरे में अब मैं अकेला नहीं था। फर्श पर पड़ी हुई टुकड़े टुकड़े लाश उठकर कुर्सी पर बैठ चुकी थी और अपने खोए हुए टुकड़ों वाली जगह को गौर से देख रही थी, या फिर कभी अपने अकलौते हाथ से जख्मों को सहलाने लगती। वो लोग जो कभी इस कमरे में वारिद हुए थे अपना दस्तरखान बिछाकर खाना खाने लगे और मैं अलमारी में रखा हुआ बैल का कटा हुआ सर अपनी लंबी सुर्ख जबान निकालकर होठों पर फिराने लगा। वो सब मेरी मौजूदगी से बेखबर थे और अपने अपने काम में बुरी तरह मुनहमिक थे और मुझे ये सब देखना पड़ा। नीचे खारिज ज़दा कुतिया छलांगे लगा लगा कर भौंकने लगी। वो बार बार खिड़की की तरफ कूदती। कमरे में पुराने जमानों की एक कंदील रोशन हो चुकी थी। उसकी रोशनी में मैंने मेज पर पड़ी एक किताब उठाकर खोली और बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू किया। लिखा था, पर्वतों पर ऊंचे देवदार और चीड़ के दरख्त हैं, पिघली हुई बर्फ के झरने हैं, माओं की गोदें हरियाली से भरी हैं, मैदानों में अनगिनत मकान हैं, रेगिस्तान में बिखरे हुए जर्रे सूरज की रोशनी में सितारों की तरह चमकते हैं, सागर उछल उछल कर साहिल पर बिछ जाता है, घूंगे सीपियां और मछलियां एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर नाच करती हैं। कुतिया का भौंकते भौंकते गला बैठ गया था। कुर्सी पर बैठी लाश ने कहा, मेरा एक टुकड़ा कुतिया की तरफ फेंक दो, वो शांत हो जाएगी। डरो नहीं, जो भी यहां आया उसने ऐसा ही किया। इसके सिवा कोई चारा नहीं, वरना ये भौंक भौंक कर पूरा जंगल जगा देगी। मैं हैरत से लाश के चेहरे को देखता रहा और कुतिया को भौंकते हुए सुनता रहा। किताब बंद करके मैंने दोबारा मेज पर रख दी और लाश की तरफ नदीदों की तरह देखने लगा। गोश्त का टुकड़ा खाते हुए कुतिया बिल्कुल उसमें खोई हुई थी। इतने में सवेरा हो गया। लाश फर्श पर चित पड़ी थी। उसके जिस्म का जहां से नया टुकड़ा निकाला गया था वो जगह अभी सुर्ख थी। दस्तरखान उठ चुका था और किताबें खामोशी से मेज पर दुबकी पड़ी थीं। नीचे फव्वारे पर बैठी चील ने अपना पंख फैलाकर उड़ान ली। कुतिया ताजा हड्डी पर पिली पड़ रही थी। दरवाजा खुला था, इसके बावजूद किसी ने अपनी उंगली से उसे बजाया। मैंने भी साख्तगी से कहा, आ जाओ, और दूसरे ही लम्हे एक छोटा सा बच्चा कमरे में दाखिल हुआ। वो बड़ा अजीब बच्चा था। उम्र होगी यही कोई 3-4 बरस, मगर चेहरे पर अच्छी खासी दाढ़ी थी। चश्मा लगाए हुए था और सर के बाल लंबे और बेतरतीब थे। बदन पर एक मैली कुचैली बड़े बड़े फूलों वाली कपड़े की बुशर्ट थी और नीचे जीन पहने हुए था। उसकी पीठ पर सामान से भरा हुआ थैला था और हाथ में एक बांसुरी थी। ओह, तो तुम यहां हो, उसने अंदर आते ही कहा। क्या तुम मेरी तलाश में हो?
मैंने सवाल किया, वैसे ही जैसे तुम मेरी मां की तलाश में हो। मुझे पहचाना? मैं तुम्हारा बेटा हूं। तुम्हें याद है 3 सदी पहले तुमने मेरी मां के साथ जिमा किया था और फिर उसे तलाश करने निकल पड़े। मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में पैदा हुआ। मेरी मां ने कहा, तुम्हारा बाप मुझे तलाश करने निकल गया है, तुम उसे तलाश करके लाओ। रात मैंने देखा नीचे फव्वारे के पास एक कुतिया गोश्त का ताजा टुकड़ा खा रही है। मैंने सोचा तुम जरूर यहां होगे। वो बोले जा रहा था और मैं हैरानी से उस नन्हे से बच्चे की बातें सुन रहा था। फिर उसने फर्श पर पड़ी लाश की तरफ देखा और चीख उठा, उफ, ये हालत कर दी है तुमने। क्या तुम मुझे ये कटी फटी लाश विरसे में दोगे? विरसा? मैंने चारों तरफ हैरानी से देखकर पूछा। हाँ, ये जमगूरा अल्फ्रेम, उसने कहा। मगर मैंने तो सिर्फ एक टुकड़ा उठाकर नीचे फेंका था, और वो भी उसके अपने इसरार पर। अब मैं सारे के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। देखो इन किताबों में क्या लिखा है, मैंने रूहानसी आवाज में कहा। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ गया और गौर से मेरे चेहरे पर देखने लगा। फिर अचानक जंगल की तरफ से आवाज आई, ये माजी है, ये माजी है। जंगल की तरफ से बेचेहरा आदमी अपनी साइकिल खड़खड़ाता हुआ इधर आ रहा था। मैंने गर्दन खिड़की से बाहर निकालकर उसे देखा। मेरा बेटा दूसरी खिड़की पर उचककर चढ़ गया और नीचे सूखे हुए फव्वारे को, कान खुजाती हुई खारिश ज़दा कुतिया को और अपने साइकिल की चेन चढ़ाते हुए बेचेहरा आदमी को देखने लगा। फिर मैंने देखा मेरा बेटा कमरे में पलटकर सब चीजों को छूकर देखने लगा और फिर फर्श पर पड़ी लाश के करीब जाकर बैठ गया। वो बेइंतहा उदास हो गया था। खारिश ज़दा कुतिया ने बेतहाशा भौंकना शुरू कर दिया। बेचेहरा आदमी अपना साइकिल वहीं छोड़कर जंगल की तरफ भागा। सारे में रात उतर आई और जंगल से जब जानवरों के रोने और औरतों के बैन करने की आवाजें आने लगी तो मेरे बेटे ने अपनी बांसुरी के बड़े सुराख पर अपने होंठ जमा दिए और फिर लाश के सराहने बैठकर मालकोन्स बजाना शुरू कर दिया। ऐसे में मेरी आंखें डुबडुबा आईं और मैं ये न देख सका कि मुझसे पहले आने वाले लोगों ने उस रात दस्तरखान बिछाया या नहीं।